चलो, जय श्री कृष्ण वंस अगेन। जय श्री कृष्ण बाबा, जय श्री कृष्ण। शुरू करें। खाते जाओ सुनते जाओ, मैगी मैगी खाते खाते सुनते जाओ। चलो, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन चल रहा है किसके ऊपर? एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। टॉपिक का नाम है हमारा क्या नाम है यार? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में हमने एक छोटा सा डिस्कशन कर लिया था कि डिवेंचर ट्रस्टीज कौन होते हैं, डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, और डिवेंचर इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है। उसके हमने कुल 11 पॉइंट्स देखे थे, बराबर। अभी डिवेंचर्स को इशू करने को लेकर क्या नियम कायदे कानून है। एक कंपनी डिवेंचर्स इशू करेगी तो कंपनीज एक्ट में कुछ नियम लिखे होंगे, प्रोविजंस लिखे होंगे। वो प्रोविजंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एक कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स भी डिफाइन किए हैं डिवेंचर्स को इशू करने के लिए। ये 2014 में रूल्स डिफाइन हुए, कुल 4 है। कितने? वो डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज, सेबी की क्या गाइडलाइंस है। डिवेंचर्स जब इशू करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या नियम है, किनका पालन करना पड़ेगा आपको जब आप पब्लिक में ये इशू करना चाहते हैं। क्या इशू करना चाहते हैं? डिवेंचर्स। तो उसके क्या नियम है, उसमें भी कुल 4 पॉइंट्स है। इसके अलावा और क्या है? चैप्टर खत्म है, खत्म है। यानी कि अगर आप बिल्कुल ध्यान से, बहुत ज्यादा संजीदगी से, बिना मस्ती किए, एकदम ध्यान पूर्वक अगर आप सुनेंगे, 50 मिनट के अंदर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। यानी कि आप इस चैप्टर पे विजयी पालोगे। इससे हमें एक एक सुकून क्या मिलेगा कि एक ऐसा चैप्टर है जिसका कवरेज अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का एग्जाम में होने वाला है। कम से कम 12 नंबर का चैप्टर एग्जाम में आना है, जिसमें एक प्रश्न हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था। और मुझे लगता है कि उसे तैयार करना थोड़ा आसान है क्योंकि अब वो हमको समझ में आ चुका है। दूसरा जो प्रश्न होगा वो आज डिस्कस करेंगे, और 2 के अलावा तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा सा है। तो इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से, छोटू, यश एंड आप स्पैकी, आप दोनों इधर आ जाना। सेकंड लास्ट पे अब तुम नहीं, आप लास्ट वाले, आप दोनों। हाँ, वो दिखता नहीं है यार, वो छुप जाता है पीछे, हाइट उसका कम है ना। छोटे इधर आ जाए बेटा। यश को बोलो, नहीं यश को बोलो, यश मेरे को नहीं दिख रहा। क्या क्या बोल रहे हो? उसको आप दिख रहे हो पर आपको, हाँ, क्योंकि तुम नीचे से देख रहे हो और मैं ऊपर से देख रहा हूँ। आपके ठीक आगे ये आपका हाइटेड बंदा बैठा है, और ये जब 3 लोग बैठते हैं ना तो फिर आप दब जाते हो। तो आप ये साइड पे आ जाओगे। हाँ, नहीं, ये वाली बेंच पे बैठोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। जब तक आई कांटेक्ट रहता है चीजें समझ में आती है। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, समझो आप भाई। चलो, तो उधर कंफर्ट लग रहा है तेरे को? कंफर्ट लग रहा है? उधर बैठ 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 उधर बैठ। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। मैं स्क्रीन ले लेता हूँ साथ में, स्क्रीन में ले लेता हूँ। स्क्रीन आ गई जी, ये रही आपकी। चलो 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 भाई, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, हो गया हो गया, बस 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 बस, हो गया हो गया, बस हो गया। चलो, देखो देखो, a company can make a public issue of debenture only if only if only if only if only if only if शुरू करें। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक में डिबेंचर्स इशू करना चाहे तो वो कर सकती है, अगर उसे सेबी ने प्रोहिबिट नहीं किया हो तो। अगर सेबी ने उसको प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिट समझते हो? प्रोहिबिट मतलब मना कर देना, बैन कर देना। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। प्रोहिबिशन, सुनो ना, हे चांदनी चौक, सुनो। अ, देख, मैंने आगे नहीं बोला। देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है प्रोहिबिशन और एक होता है रिस्ट्रिक्शन। एक होता है प्रोहिबिशन और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्शन।
ये इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर ये शब्द हो सकता है आपको इस्तेमाल हो। प्रोहिबिशन मतलब होता है मनाही। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? मनाही। और रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? तो देखो दोनों में एक बेसिक फर्क पता है क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब अगर किसी एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया तो आप वो कर ही नहीं सकते। अगर किसी एक्ट को गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया, उसको दे देना भाई। अगर आपको गवर्नमेंट ने किसी एक्ट को प्रोहिबिट कर दिया, इसका मतलब यह है कि आप वो एक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्ट किया है तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन यू कैन डू इट, यानी कि आप कर सकते हो लेकिन कुछ शर्तें पूरी करने के बाद। राइट? जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई आप गाड़ी तो चला सकते हो लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है गाड़ी चलाने पर, लेकिन उसमें अगर आप कुछ शर्तें पूरी करो, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो यू कैन ड्राइव। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखा है कि आप वो चिट्टा नशा ले सकते हो, सफेद वो गांजा गांजा। अब वो मजा आता है कुछ चीजों से। तो वो गवर्नमेंट ने अगर प्रोहिबिशन कर रखा है कि ना, तो ना, ना तो ना, बिल्कुल भी हाँ नहीं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फिर से सुनो, ध्यान क्लास में होना चाहिए अब तो कम से कम। प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल मना कर देना, कर ही नहीं सकते। रिस्ट्रिक्शन मतलब सब्जेक्ट टू सम कंडीशन यू कैन डू इट। अब बात आती है कि डिबेंचर्स इशू कोई कंपनी करना चाहती है, तो जो कंपनी है या उसके प्रमोटर हैं या उसके डायरेक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कभी कोई अपराध किया और सेबी ने मना कर दिया कि तुम तो कर ही नहीं सकते यार, तुम तो चोट्टे हो, चोर हो तुम, फ्रॉडिये हो, फ्रॉडिलेंट एक्ट है, तुम्हारी सोच में फ्रॉड है, तो तुम कर ही नहीं सकते। अगर सेबी ने प्रोहिबिट कर रखा है तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप डिवेंचर्स इशू कर ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हमने एक डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट का मतलब क्या? भाई आपने किसी से लोन लिया और उसके रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, वो मांग रहा है मांग रहा है मांग रहा है, पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, 6 महीने से ज्यादा हो गया और आप अभी तक डिफॉल्टर हो, तो फिर आप नए डिबेंचर्स कैसे इशू कर सकते, नया लोन कैसे ले सकते हो पब्लिक से? आप नहीं ले सकते। यानी कि आपको क्लीन चिट होना चाहिए। एक बार फिर से सुनो, ये दोनों प्रोविजन आपके सामने है, ध्यान से सुनो। अगर आपने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट किया है, प्रैक्टिकली सोचो, हम कंपनी है, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाया करो आप कि आप कोई सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा व्यवहारिक व्यवहारिक तौर पर आ जाओ और आप ये सोचो कि एक बंदा या एक कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि ये पाक साफ है कि नहीं है, इसकी नीयत कैसी है। पिछली बार इसने लोन लिया था तो इसने टाइम पे चुकाया था कि नहीं? अरे यार इसने तो पिछली बार भी नहीं चुकाया था। तो कल को अगर ये पब्लिक से लोन ले लेगा और लोन वापस रीपे नहीं करेगा तो पब्लिक किसका गला पकड़ेगी? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इसको करने अलाउ करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। तो वहां पे प्रोहिबिशन या तो सेबी लगा देगी या फिर गवर्नमेंट लगा देगी। तो अगर अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखो तो प्रोविजन वही बनते हैं जो जो जेन्युइन होते हैं। सीन क्लियर है? तो यहां पे लिखा है अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ कंपनी या उसके डायरेक्टर या उसके प्रमोटर, उनको सेबी ने प्रोहिबिट नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, उन्हें विलफुली डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है, हैज नॉट डिफॉल्टेड, उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट की रीपेमेंट में चूक नहीं की और उस चूक को हुए 6 महीने से ऊपर नहीं हो। भाई चूक हो जाती है। जैसे मान लो मैंने इनसे कर्ज ले रखा है, मैंने इनको चेक दे रखा है कि भैया 10 तारीख को आपकी रीपेमेंट या इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी, किसी कारण से मेरे खाते में ऐसा नहीं था और वो चेक बाउंस हो गया तो मैं डिफॉल्टर हो गया। तो ये गलतियां तो हो सकती है ना, चूक हो सकती है, लेकिन अगर ये चूक 6 महीने तक कंटिन्यू रही, मतलब अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। 4 दिन 10 दिन बाद मैं बोल दूंगा कि अरे मैडम वो गलती हो गई, वो जिस खाते का चेक आपको दे दिया उसमें पैसे नहीं थे, आप एक काम करो दूसरा लेके जाओ, 15 दिन के अंदर मैं दे दूंगा, 10 दिन के अंदर। लेकिन अगर 6 महीने तक कंटिन्यूटी रहती है उस डिफॉल्ट की, इसका मतलब मेरी नीयत में खोट है, और जिसकी नीयत में खोट है उसको फिर क्या किया जाता है? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि भैया पब्लिक से लोन आप नहीं ले सकते, पब्लिक कल को हमारा गला पकड़ेगी, तो सेबी भी प्रोहिबिट कर देती है।
बात समझ में आ रही है? दीज आर बेसिक थिंग्स। आप पब्लिक से कर्ज ले सकते हो अगर आपका अकाउंट क्लियर है। अकाउंट क्लियर अपनी जबान में अपन बोलते थे ना, अगर आपकी नीयत अच्छी है, सीरत अच्छी है। अब अगर एक कंपनी, अच्छा एक कंपनी चाहे तो किस किस तरह के डिवेंचर्स इशू कर सकती है? सिक्योर्ड इशू कर सकती है, अनसिक्योर्ड इशू कर सकती है, कन्वर्टेबल इशू कर सकती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब जब कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करेगी तो एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, हाँ तो आपने बोल दिया ताकि मैं तुम्हारी तरफ से नजर हटा लूं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। बहुत हरामखोर हो, मेरे को सब समझ में आ रहा है। एकदम एकदम अभी थोड़ी देर के लिए फिर से, थोड़ी देर के लिए ए चांदनी चौक सुनो। मैं बोला क्या आगे? आगे बोला क्या? हाँ हाँ, नहीं तेरे को चांदनी चौक क्यों बोलूंगा मैं? तू तो बहुत अच्छी लड़की है, यू द बेस्ट। मैं कहा था? हाँ 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 हाँ, सुनो 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 सुनो, देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कन्वर्टिबल, सुनो ना, सुनो ना, हे प्रणव, हे, अगर आप एक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो इसका मतलब क्या है आप समझता है? कौन समझता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? कौन जानता है? जो कौन से शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एंड उसने किया, उससे रजामंदी दी कि ये जो कह रही है वो ठीक है। आपने ऐसा बोला ना, सही है बोला। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यहां से आया था। ओके, आज अपन किस लिए आए? मतलब मस्ती करने के लिए आए क्या? चलो फिर सुन लो इस बात को। थोड़ी देर के लिए हम वापस से किताबों से बाहर हो जाते हैं और हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। इक्विटी शेयर, सुनो ना, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के असल मालिक होते हैं, असली मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के असली मालिक होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के असली मालिक होते हैं। हर्षल, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं प्रणव? कंपनी के असली मालिक होते हैं। जैसे मान लो आप सब कंपनी के असली मालिक हो, कंपनी इन लोग को डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। डिबेंचर्स मतलब क्या है? बाहर के लोग। डिबेंचर्स मतलब बाहर के लोग। कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या है कि 5 साल बाद तुमसे डिबेंचर वापस लेंगे और तुम्हें इक्विटी शेयर दे लेंगे, यानी कि तुम्हें हमारे घर में एंट्री दे देंगे। इसका मतलब यही हुआ। अरे भाई, अगर हम लोग इन लोग को अपने घर में एंट्री दे रहे तो क्या हमारी रजामंदी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए एसआर पास चाहिए होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर अपन कन्वर्टिबल, देखो चीजों को याद रखने के लिए अगर आप कंसेप्चुअली चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर भूलने वाला सीन ही नहीं रहेगा। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर्स जिनका सुनो ना, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर, आज इसका वो नहीं आया ना जोड़ीदार, तो इसका थोड़ा मन नहीं लग रहा। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब ऐसे डिवेंचर्स, जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो इशू करते समय ये शर्त लगा देती है कि भैया 2 साल रख लो, 3 साल रख लो, उसके बाद तुमसे डिवेंचर्स वापस लेंगे और तुम्हें बदले में इक्विटी शेयर दे देंगे। यानी कि तब तुम इक्विटी शेयर होल्डर के साथ में बैठोगे, उन्हीं के साथ मीटिंग अटेंड करोगे, उन्हीं के साथ चाय, पार्ले जी, चम्मच सब तुम्हें मिलेगा, मजे ही आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ तो लो कि क्या इनको तुम अपने साथ बैठाना चाहते हो। तो इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू करना चाहती है तो। बात समझ में आता है? ओके, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल एक तब भी चाहिए होती है अगर डिवेंचर्स इशू करके हम अपनी बोरोइंग पावर्स की लिमिट को एक्सीड कर देते हैं। ये हम यस्टरडे हमने डिस्कशन किया कि भाई जैसे हमारी लिमिट थी 100 करोड़। अच्छा, ये लिमिट कहां लिखी होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देख बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, ना सिर्फ तेरी जाएंगी, तुम तीनों की भी चली जाएंगी, तो प्लीज यार थोड़ा। नहीं आप नहीं कर रहे हो पर वजह अब तो बन रहे हो आप। इस ये बैग उठा के एडिडास पे आ जाओ। जतिन यहाँ ये एडिडास का बैग उठा लो, उधर करना, वहां आ जाना, आना, आ जाना।
आना आना आना। अभी चुप रहेगा क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बीपी के लिमिट एक्सीड करी आपने। बीपी की लिमिट, बीपी म्हणजे काय? आराम करो, बोरोइंग पावर्स। बीपी म्हणजे बोरोइंग पावर्स। ये बोरोइंग बोरोइंग पावर्स लिखी कहां होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कंपनी की आंतरिक नियमावली होती है। कंपनी की आंतरिक नियमावली होती है जिसमें नियम होते हैं कि यार आप कितना कर्ज ले सकते हो, तो उसमें लिख देते हैं भैया तुम 50 करोड़ ले सकते हो। तो तुम म्हणजे कौन? कंपनी। कंपनी में लोन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट होगी 50 करोड़। लेकिन अगर कंपनी डिवेंचर्स इशू करना चाहती है और वो डिवेंचर इशू करने के बाद अगर वो 65 करोड़ तक पहुंच रहा है, इसका मतलब लिमिट एक्सीड हो रही है। हाँ यहाँ तो फिर शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर एक एसआर पास होगा और तब किया जाएगा। अरे हाँ, तो एसआर एक यहां भी पास होता है और जब हम कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू करते हैं वहां भी पास होता है। चलो ओके, अब ध्यान से सुनना। आपके जो प्रोविजंस है ना, डिवेंचर्स को लेकर प्रोविजंस आपको इस चैप्टर में 3 जगह देके रखे हैं। पहला कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71, इसमें कुल 9 पॉइंट्स दिए हैं। ये 9 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, स्टडी करने हैं, इन नियमों का पालन करना है अगर आप डिवेंचर्स इश्यू करना चाहते हो तो। क्लियर? सेकंड है आपका रूल्स, कंपनीज रूल्स 2014। और नंबर 3 है सेबी की गाइडलाइंस। ये 3। अच्छा सुनो ना निशांत, यहां पे कितने पॉइंट्स देके रखे हैं आपको? 9 पॉइंट्स। यहां पे 4, यहां पे 4, और ये तीनों खत्म किया तो चैप्टर इज ओवर, खत्म। इतना सा डिस्कशन बाकी है। इसको कितनी देर लगेगी? अगर एकदम ध्यान से, अगर जतिन ने बात नहीं किया तो ये 35 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। जतिन क्या तुम सपोर्ट करोगे हमें? ओके चलो, बाकी जो खुशी आगे बढ़े। ये मैं कुछ बोला हूं? मतलब क्या बोलू अब? कुछ नहीं बोल सकते भाई। जिथे बोलन हारिए उत्ते चंगी चुप। ये पंजाबी कहावत है। ये पंजाबी कहावत है कि जहां पर बोलने से आपको सिर्फ हार का सामना करना पड़ता है, उससे अच्छा आप चुप रहें। ते जिथे बोलन हारिए उत्ते चंगी चुप। चलो तो शुरू करें? शुरू करें क्या आशु जी? चलिए ठीक है। सबसे पहले प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें नंबर 1 आता है आपका एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो सेक्शन 71 में दिया गया है। श्रावणी बिल्कुल ध्यान से देखना। श्रावणी जी बिल्कुल ध्यान से देखना। आप देखो 3 टुकड़ों में, सुनो ना 3 टुकड़ों में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। पहला टुकड़ा है सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड टुकड़ा है कंपनीज एक्ट में कुछ रूल्स बना के रखे हैं, तो वो रूल्स हैं 2014 के अंदर। ये 2000 एक्ट 2013 है, कंपनीज रूल्स 2014 है। शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स को लेकर रूल्स बना के रखे हैं, उसमें 4 पॉइंट्स है, और सेबी की गाइडलाइंस को लेकर 4 पॉइंट्स है। और उसके बाद क्या होने वाला है? हाँ मजा आने वाला है। सबसे पहली बात एकदम पुच्चू सी बात है यार, क्या कह रहे हैं कि नो वोटिंग राइट्स। क्या हमें नहीं पता? डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अरे पता है ना, ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी को, ये मालिक नहीं है। वोटिंग राइट मुझे क्लास में आ जाओ, बस खत्म कर रहे हैं, क्लास में आ जाओ। वोटिंग राइट्स मतलब क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग की पावर। भाई अगर मान लो बैंक ने हमें लोन दिया, सुनो ना प्रणव मत छुओ, अगर मान लो बैंक ने हमको लोन दिया, बैंक ने क्या, हम बैंक के पास गए, बैंक लोन चाहिए, तो बैंक ने हमें लोन दे दिया तो क्या हमारे घर के फैसले बैंक लेगा क्या? बोले कि तुम्हारी बीवी को आज जींस पहनाओ। अरे ऐसा हो रहा है क्या? नहीं।
तो इसका मतलब बैंक क्या है? आउटसाइडर है। बैंक क्या है? क्रेडिटर है। बैंक क्या है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के बाद डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखा नो वोटिंग राइट्स, लेकिन वोटिंग राइट्स होंगे जब इनके मतलब की बात होगी। जैसे कि कोई कंपनी क्या कर रही है, उस संपत्ति को बेच रही है जो संपत्ति दिखाकर इनसे कर्ज लिया। फिर से सुनो, आप लोग को एक जमीन दिखाई, आपसे कंपनी आई कर्ज लेने के, हमको 10 करोड़ का कर्ज चाहिए आप सबसे, हम डिवेंचर्स इशू करेंगे। आपने बोला हम 10 करोड़ का कर्ज तो दे दें, पर क्या आपने कोई एसेट है जो चार्ज पे रख सकते हो सिक्योरिटी पे? तो कंपनी ने बोला हाँ हमारा ये प्लॉट है ना, ये शिवाजी नगर वाला प्लॉट है। अब अगर आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये प्लॉट या जमीन का तो कोई एक टुकड़ा बेच कर दे, अगर वो बेच रहे तो आप अनसिक्योर हो जाओगे। तो वहां पर अब आपको वोटिंग राइट्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपके राइट्स को इंपैक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर डिसीजन। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी ऐसी चीज जो आपके हितों को छू भर रहा है, तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगी? वोटिंग राइट्स। या इन जनरल का है, वोटिंग राइट्स नहीं होते। कब होंगे? जब बात आपकी अपने हितों की होगी, बस, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर है? ओके। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ये हम बात कर चुके हैं पहले भी। सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल होता है, नॉन कन्वर्टिबल होता है। फॉर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एसआर इज रिक्वायर्ड। ये दिख रहा है क्या यहां? कन्वर्टिबल के लिए स्पेशल सोल्यूशन की जरूरत होती है। ऑल डिबेंचर्स आर रीडमेबल, ये हमें पता है। रीडमेबल मतलब रीपेमेंट हो। यार ऐसा कौन सा लोन होगा जिसका रीपेमेंट नहीं करना? रीडमेबल का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हो तो भाई उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। अरे हाँ या हाँ, चुकाना तो पड़ेगा। बिना चुकाए बिना बिना चुकाए क्या कोई लोन वो? ओके नेक्स्ट। 1 and 2 इज ओके। 1 and 2 इज ओके। देखो हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 क्या कह रहा है। तो पहली बात कहता है कि भैया जी इसमें वोटिंग राइट नहीं होगी, हमको पहले से पता था। दूसरा बोला भैया जी इस तरह के हो सकते हैं, हमने बोला हाँ ठीक है, लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखने वाली क्या है, जे कन्वर्टेबल इशू कर रहे हो तो शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के एसआर पास करा लो। यस है, क्यों कराना है ये हमने बात किया। नंबर 3, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इनको ब्याज कितना दिया जाएगा और इनका रिडम्पशन कब। तो यार एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, जब आपसे कर्ज लिया होगा तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा होगा ना कि इनको 8% ब्याज देंगे, हर साल देंगे, और 10 साल बाद इनके मुंह पे पैसा मारेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेंचर मैक्सिमम 10 साल के लिए ही इशू किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगी है, इंफ्रा समझते हो, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, पुल वगैरह बनाती है, तो फिर मैक्सिमम 30 साल हो सकता है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने बोल दिया कि इस कंपनी को 30 साल इशू कर सकते तो कर सकते हैं। सरकार का हाथ है जिसके सिर पे, तो वो 30 साल के लिए जा सकता है। अदरवाइज कोई भी कंपनी, आम कंपनी 10 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। क्लियर है? ओके। डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्या ये बताने की जरूरत है कि अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देना है? क्या ये प्रोसीजर का हिस्सा बन चुका है? अरे हाँ यहाँ क्रिएट डीआरआर, कोई मुझे बताएगा कि इसके ऊपर हम चर्चा तो कर चुके हैं। व्हाट इज डीआरआर? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? कौन बताएगा? तो था एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, उड़ रहा है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, मगनपुर बागीचे में। अर्शल माने, आप अर्शल माने हो? देखो आपको सर ने आज पता चला, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा। हाँ, नो आइडिया, कोई बात नहीं। सोचा गुड। आशु देखो, डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है? एक गुल्लक होती है। क्या होती है? गुल्लक समझते हो आप? गुल्लक, गुल्लक टर्म समझते हो? पिगी बैंक, हाँ गुल्लक, इधर मराठी में भी गुल्लक ही बोलते हैं ना, जिसमें पैसा इकट्ठा करते, क्या बोलते हैं? गल्ला। अच्छा गल्ला। तो ये जो आपका गल्ला है, हमारे गांव में गुल्लक बोलते हैं, हिंदी में भी गुल्लक ही बोलते हैं। ओके।
अभी मान लो कि कंपनी ने क्या किया, 2 करोड़ रुपए का डिवेंचर्स इशू किया। कंपनी ने क्या किया, 2 करोड़ का डिवेंचर इशू किया, मतलब 2 करोड़ रुपए का पब्लिक से कर्ज लिया है। 10 साल बाद, मान लो 10 साल इसका टर्म है, कितना टर्म है इसका, 10 ईयर्स है, तो 10 साल बाद इसको पैसा चुकाना है, हाँ या हाँ। अब सोचो कि अगर 10 साल बाद कंपनी, अच्छा कंपनी पर 2 करोड़ रुपए किसी भी व्यापारी के पास, आप सब मेजोरिटी, आप सब व्यापारियों के बच्चे हैं, किसी भी व्यापारी के पास पैसा कभी नहीं होता। अगर उसकी ज्यादा धंधा हो जाता है तो और माल बढ़ा देगा दुकान में, लेकिन पैसा उसके पास नहीं होता। पैसे से माल बढ़ा देता है, माल बढ़ाता रहता है और दुकान बढ़ाता रहता है आगे। यस। तो अब 10 साल बाद उसको 2 करोड़ रुपए कंपनी को देने, तो पैसे कहां से लाएगा, कंपनी पैसे कहां से लाएगी। तो कंपनी क्या करती है, हर साल कुछ पैसा एक गुल्लक में डालती रहेगी। जैसे मान लो 20 लाख रुपए हर साल एक गुल्लक में डालते रहेंगे, ठीक 10 साल बाद उस गुल्लक में कितना इकट्ठा हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। गुल्लक को फोड़ के और डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे। उस गुल्लक का नाम क्या होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नाम से नहीं पता चल रहा, ऐसा रिजर्व बनाया है जिससे हम डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर सकें। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट। नाम से क्लियर है क्या। इस पैसे, जैसे गुल्लक फोड़ा पैसा निकला और हमको याद आया, ओहो आज तो मेरे पिताजी का मैरिज एनिवर्सरी है, माता पिता का, चलो उसमें क्या उधर खर्च कर सकते, क्या इस पैसे को नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है। कैसा रिजर्व होता है, रिस्ट्रिक्टेड। एक होता है फ्री रिजर्व, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड। फ्री का मतलब किधर भी यूज करो, डिविडेंड बांटने में जनरली यूज करते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाया उसी में उसको उपयोग में लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व। तो ये डीआरआर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसके नाम से क्लियर हो रहा है थोड़ा कि डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए एक रिजर्व बनाया जिसे डीआरआर कहते हैं, और इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, सिर्फ डिबेंचर्स को रिडेम्पशन के लिए किया जाएगा। ये पैसा कहां से डालेंगे, अरे भाई फ्री रिजर्व्स में से, जो अपन ने प्रॉफिट कमाया वो फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है, जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है, उसमें से उठा के थोड़ा इसमें डाल देंगे। चीज समझ में आ रहा है, ओके। भाई जैसे अपने पिताजी क्या करते हैं, मान लो कि अपने पिताजी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, उसमें से 30,000 तो घर का खर्चा वर्चा सब होता है, 10,000 वो रखते हैं खाते में बने रहे, और बाकी के 10,000 की वो छोटी छोटी 4-5 गुल्लक तैयार कर लेता है कि ये इसके 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इसको अपन को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो, बराबर। या फिर हमारा वॉशरूम का दरवाजा टूट गया है तो दरवाजा लगाने के लिए पैसा लगेगा, 15,000 20,000 का खर्चा आएगा, कारीगर वगैरह मिस्त्री जो लेगा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब वो क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, उसको अपन बहुत सारे काम में इस्तेमाल करते हैं। तो जो बहुत सारे काम में यूज होता है प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। यानी कि ऐसा रिजर्व जो फ्री है, किधर भी यूज कर सकते हैं, तो वहां से पैसा उठा के डीआरआर में डालते हैं। क्लियर है, ओके। आज जी, क्रिएशन ऑफ डीआरआर, ये दिख रहा है क्या आपको। डीआरआर कहां से क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, नंबर वन। दूसरी बात, डीआरआर कैन ओनली बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स के रिडेम्पशन में इस्तेमाल होता है। और एमसीए हैज रिमूव रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर फॉर लिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बोला है कि एमसीए ने, एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए ने डीआरआर की रिक्वायरमेंट हटा दी है। कहां कहां से, 3 जगह से। कौन कौन सी जगह से, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठाकुर साहब अगर आप क्या हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, तो फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि आपका काम सिर्फ घरों को, घरों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, अगर आपका ये काम है तो आपको कुछ ये डीआरआर जैसा बनाने की जरूरत नहीं होगी। 3 कॉर्पोरेट्स के लिए मना किया, बाकी आपको डीआरआर का सेक्शन 71 कहता है बना के रखना है। ठीक है, देखो 5 बातें हो गई। सबसे पहली बात अपन ने क्या किया, वोटिंग राइट्स इनमें नहीं होते। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, टाइप्स में खास बात क्या थी, अगर आप क्या नाम है इसका,
कन्वर्टेबल, अगर आप कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं जो कि शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो आप एसआर पास कर लो। तीसरी बात, इंटरेस्ट और रिडम्पशन को लेकर अगर अपन बात करें तो वही टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड में लिखी है। डिवेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर आपको देने का है। पीएड डीआरआर हम बात कर चुके हैं, डीआरआर बनाओ। डीआरआर का बनेगा कहां से? फ्री रिजर्व से बनेगा, और इसका इस्तेमाल सिर्फ डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए होगा। लेकिन एक बात ख्याल रहे, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है या फिर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, तो फिर डीआरआर की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं लगती है। ओके है। पॉइंट नंबर 6, डीटी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। इसके ऊपर बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं। लेकिन अगर हम करना भी चाहें तो अपन यही बात करेंगे ना कि भैया प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर के इशू होने के पहले इनको अपॉइंट करो। न सिर्फ अपॉइंट करो, इनकी लिखित सहमति लो, रिटर्न कंसेंट इनकी लेनी है अपन को, और इनके साथ एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड भी साइन कर लो जो बताती है कि इनके क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है। वो सारी बातें इसमें लिखी है, कुछ नया नहीं है। जो अपन प्रोसीजर में बात करके आए वही सब यहां है। नेक्स्ट आता है डिवेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। भाई डिवेंचर ट्रस्टी को क्यों बैठाया जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, यानी कि आप सब कौन है? डिवेंचर होल्डर्स हो। आप सब कौन हो? डिवेंचर होल्डर्स हो। हम हैं कंपनी, मैं कंपनी। अभिषेक को हमने अपॉइंट किया कि अभिषेक यार आप जो है ये डिवेंचर होल्डर है, यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप डिवेंचर ट्रस्टी बन जाओ। हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, हम आपको 10 साल बाद रिपेमेंट देंगे। एक अग्रीमेंट में सब लिखा होगा, उस अग्रीमेंट को बोलेंगे डिवेंचर ट्रस्ट डीड। और आपके लिए सिक्योरिटी पे कोई जमीन या कोई एसेट हम रखेंगे और वो अग्रीमेंट साइन करेंगे अभिषेक के साथ। अभिषेक क्या है? डिवेंचर ट्रस्टी है। विजय सेतुपति अपन ने बात किया था, है ना। अब प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम वो संपत्ति बेच रहे हैं, मैंने बोला ना शिवाजी नगर में संपत्ति प्लॉट है, अगर हम वो संपत्ति बेचने को जाएंगे तो आप सब अनसिक्योर्ड हो जाओगे। आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आप तो घर में बैठे हो ना। उधर कौन बैठा है? अभिषेक। तो अभिषेक का क्या ड्यूटी है? उसको देखना और देख के कंपनी को मना करना है, नहीं तुम नहीं कर सकते। कंपनी बोले कि चल निकल, हम तो कर लेंगे। तो अभिषेक क्या करेगा? एनसीएलटी के पास जाएगा, उधर जाके शिकायत करेगा, यार ये क्या चालू है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बराबर है क्या? तो एनसीएलटी के पास जाके शिकायत करेगा कि भैया ये तो गलत हो रहा है, इसे तो मजा ही नहीं आएगा, ऐसे तो इन गरीबों को इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, ऐसे तो गरीब लोग की रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एनसीएलटी के पास, और जैसे ही एनसीएलटी के पास शिकायत पहुंचती है ना, एनसीएलटी डंडा लेके आती है, तेल लगा के। डंडे पे क्या लगा के आती है? तेल। और फिर जब घुमाती है ना ऐसे तो आवाज आती है जुप जुप। आपने कभी पुलिस वाले के डंडे की आवाज सुनी? एकदम कान के आवाज से सुनी क्या? मैं सुनी। हमारे गांव में, मैं राजस्थान की बात बता रहा हूँ, एक छोटा सा किस्सा है, बताता हूँ आपको। जब कॉलेज में हम लोग एंट्री लिए थे तब की बात है। अच्छा, हमारा कॉलेज कब होता है? आफ्टर 12th होता है। यहाँ पर आप लोग को जूनियर कॉलेज का सिस्टम होता है, उधर कॉलेज 12वीं के बाद होता है। तो कॉलेज में एबीवीपी एनएसयूआई करके ऐसे दो राजनीतिक पक्ष होते हैं, इतना मालूम है आपको। इलेक्शन होते हैं एनएसयूआई एबीवीपी, तो उनके इलेक्शन थे, और इलेक्शन में हुआ ऐसा कि वो इक्वालिटी में फंस गया, मतलब दोनों को बराबर वोट। तो रिकाउंटिंग के अपील, रिकाउंटिंग में किसी एक की जीत घोषित कर दी, तो वहां हंगामा हो गया, और ऐसा हंगामा की कर्फ्यू लग गया। अब जब कर्फ्यू लगता है और आप नए नए कॉलेज में गए हो, तो आपको ऐसा होता है ना, मतलब एकदम स्पाई बन के घूमने का, जैसे गली से बाहर निकले। और फिर अच्छा, उधर एसटीएफ सुना आपने? स्पेशल टास्क फोर्स, नीली वर्दी वाली एक पुलिस होती है जो दंगों को हैंडल करने के लिए आती है, उसे एसटीएफ बोलता है। और ये जो नॉर्मल पुलिस है ना, वो तो एकदम अलग होती है। हाँ, उनसे उनसे नहीं हैंडल होता है ये क्राउड वगैरह। तो अब हम एकदम ऐसा नहीं होता, अपनी गली में से निकलते टैन 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 ऐसे करके बाहर आते, फिर ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर दूर तक देखते हैं तो टायर जल रहे हैं, तो ऐसा मन नहीं करता यार चलो चल के खड़े होते, क्योंकि दो लोग और खड़े हैं वहां पे। तो क्या हुआ रहा, क्या हुआ रहा, ऐसा मन करता है, खुजली होता है अंदर से। तो उधर अब मैं भी गया था, उधर फिर मैं भी गया, तो मैंने उधर देखा कि दो टायर उधर जल रहे हैं, उधर टायर जल रहे हैं। और फिर उधर से पुलिस वालों ने हमको समझाया एक बार कि भाई तुम जाओ, ये अभी सेक्शन 144 लगा हुआ है, तो अभी तुम जाओ। तो तब अच्छा, तब ना खून में भी बड़ा उबाल होता है, जैसे भी आप लोग जवान है, हम भी थे कभी किसी समय। हमने बोला ऐसे कैसे जाए,
तो फिर पुलिस वाला फिर दौड़ाया, हमको दौड़ाया तो अपन भाग रहे जोर से, पुलिस वाले ने डंडा घुमाया, जुप आवाज आई, लेकिन अपन घबराए नहीं क्योंकि अपन सोचे कि बच गए। एकदम से गली में टर्न मारे, घर आए आए 15 मिनट बाद जब बैठे ना तो बैठते ही खड़े हो गए। तब समझ में आ गया कि डंडा छू के तो गया है। इतना मोटा नील पड़ जाता है, बहुत गंगा मारती है नीली पुलिस। अब ध्यान रखना, कभी भी एसटीएफ के चक्कर में मत आना, मेरे को 2 बार मारा है तो और दोनों बार कॉलेज टाइम में, हमारे तो दंगे बड़े होते ही, और दोनों बार इलेक्शन के टाइम पे। और सिर्फ होशियारी, हमने कॉलेज के प्रिंसिपल को अंदर बंद करके और बाहर से ऐसे प्लास्टर बॉन्ड आता है दरवाजे के बाहर जमीन पे, तो ऐसे बत्ती आग लगा दी। तो प्रिंसिपल उससे बोला कि भाई मेरे को जलाने की कोशिश, उसको भी पता है उसको नहीं जला रहे, खाली डरा रहा है। फिर वहां फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने मार कुटाई करी, तो तब हम भाई नेतागिरी, अपन को लगा अपना नेता बचाएगा, वो तो सबसे पहले भागा। तो फिर हमने उस टाइम 2 पड़ा था, उस टाइम तो पूरा पड़ा था, ये वाले टाइम तो बच गए थे। चलो खैर, अपने क्या लेना। हाँ, अपन बात कर रहे थे, अगर आपने एनसीएलटी को खबर शिकायत करी है तो एनसीएलटी डंडे पे तेल लगा के लाएगा और कंपनी को बोलेगा, ये कंपनी जरा डिबेंचर होल्डर का हिसाब कर, और अब तो कोई कंपनी तो कोई एसेट बेच नहीं सकती है, या फिर अब नया कर्ज लेना बंद कर दे, क्योंकि तेरी औकात नहीं है अभी कर्ज चुकाने की, पहले इनका चुका उसके बाद नया लेना। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? एनसीएलटी डायरेक्ट करेगा डिफॉल्टिंग कंपनी को कि भैया आप रीपे करो प्रिंसिपल अमाउंट करिए। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन व्हेन इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, हाँ, अगर डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि यार ये जो कंपनी है ये अपने डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट करने में असमर्थ रहेगी, या अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, बड़े ध्यान से सुनना, क्लास में रहो थोड़ी देर, क्लास में हो तो क्लास में रहो। देखो, चलो देखो, जैसे मान लो कि कंपनी ने आपको डिवेंचर्स इश्यू किए और कंपनी ने आपके सामने एक जमीन रखी, वो जमीन कहाँ थी? शिवाजी नगर में बस स्टैंड के कॉर्नर पे थी। कहाँ थी? बस स्टैंड के कॉर्नर पे थी। कौन आया? कौन आया? डिवेंचर ट्रस्टी आया। तो अब वो बस स्टैंड के कॉर्नर पे थी। अब मान लो कि महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि यार ये बस स्टैंड ना, यहाँ पर बसेस आती हैं तो बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, जाम समझते हैं ना, फंस जाता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक काम करते हैं, आउटर एरिया में बस अड्डा बना देते हैं। तो अगर बस अड्डे पर जमीन थी तब उसका वैल्यू बहुत था, क्योंकि वहां पे शॉप्स वगैरह खुलती तो अच्छा पैसा बनता, लेकिन बस अड्डा कहीं और शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू टूट जाएगी। अरे हाँ, अगर मान लो कि मेरी जमीन की वैल्यू यहाँ पर 20 करोड़ थी, तो अब इसकी वैल्यू 14 करोड़ रह गई। हाँ, वो सार्थक भी जा रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुकिए रुकिए। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा। ये बंद कैसे होगा यार, वो दिख क्यों नहीं रहा मेरे को? ओके, चलो ये स्टार्ट हुआ क्या? कैसे पता चलता है स्टार्ट होता है? तो हो गया, चलो। अच्छा अच्छा, सुनो, ए अभी अभी अला बंद करो, अभी हो गया, सुनो सुनो, ब्रेक हो गया। ए ब्रेक हो गया, ब्रेक, सुनो। देखो, इम्पोज इम्पोज रेस्ट्रिक्शन वाला जो पॉइंट है, ये ध्यान से सुनो। अगर अगर डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि इनकी संपत्तियां कम हो रही हैं, तो वो एनसीएलटी को जाके शिकायत करेगा। एनसीएलटी जैसा चाहे वैसा प्रतिबंध लगा सकती है, और उन प्रतिबंधों में क्या, कौन सा प्रतिबंध होगा जो हम बात कर चुके हैं कि भैया आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, आप लाइबिलिटी पर रोक लगाओ, फुल स्टॉप, बात खत्म। एंड द लास्ट वन इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। उल्लंघन समझते हो? पालन नहीं किया, अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको मिलेगा दंड। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर आपने कंपनीज एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट फाइन यानी कि पैसा लग सकता है, या फिर आपको सजा के प्रावधान, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? जेल की सजा, या फिर दोनों से आपको नवाजा जाएगा, पैसा भी लेंगे और अंदर भी डालेंगे।
डिपेंड करता है कितना सीवियर नेचर का आपने अपराध किया। ठीक है, कोई आपसे पैसा मांगने आया, आप उसको नहीं दे रहे हो तो पेनल्टी लग जाएगी। आप दे ही नहीं रहे हो, 4 साल 5 साल हो गए, आपको उठा के अंदर डाल देंगे। कोई आपसे पैसा मांगने आया, आपने घुमा के उसको झापड़ अलग मार रहे हो, तो यार उसका पैसा भी नहीं दे रहे हो, हाथ भी उठा रहे हो, तो आपसे फाइन भी लिया जाएगा और अंदर भी डाल देंगे। ये नियम कहाँ लिखे हैं? कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई कर रखे हैं, उस आधार पर ही इन पर पनिशमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ये कुल 9 पॉइंट्स हैं। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। ए, मुंह से आवाज निकालो रे। चलो, अच्छा देखो, देखो जरा, देखो। ए, आदर्श, आदर्श, एकदम एकदम, बस खत्म कर रहे हैं अब एकदम। आने वाले 8 मिनट बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, 9 मिनट बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, तुरंत छुट्टी दूंगा। प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को लेकर 3 टुकड़ों में प्रोविजंस अपन को दिए हैं। पहला दिया है आपको कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71, दूसरा दिया है कंपनीज रूल्स 2014 और तीसरा दिया है सेबी। तो रूल्स और सेबी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है 9 पॉइंट्स कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 में क्या प्रावधान है। पहला प्रोविजन है वोटिंग राइट्स नहीं होंगे डिवेंचर्स को। दूसरी बात है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ये सिक्योर हो सकते हैं, अनसिक्योर हो सकते हैं, कन्वर्टिबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर कन्वर्टिबल है तो स्पेशल सोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरी बात, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन की जो बातें, जो पेमेंट होगी वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो तय किया है उस अनुसार होंगी। डीआरआर डिवेंचर का सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के 6 महीने में दिया जाएगा। डीआरआर, सुनो बात नहीं करने का, डीआरआर क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और इसका इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ डिवेंचर्स के रिडेम्पशन में। लेकिन डीआरआर की रिक्वायरमेंट से एमसीए ने आपको फ्री किया है। अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर आप एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, या फिर आप क्या है एक लिस्टेड कंपनी है, तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट से आप मुक्त हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट, उसका लिखित सहमति वगैरह सब कुछ, डिवेंचर ट्रस्ट डीड का हस्ताक्षर, ये सारे काम। पॉइंट नंबर 7, डिवेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की रीपेमेंट में कंपनी चूक कर रही है तो एनसीएलटी को खबर करेगा कि सरकार देखो ना हमारे बंदों की पेमेंट नहीं करते। सरकार आएगी डंडे पे तेल लगा के और आके करेगी जुप जुप, और कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करेगी। कंपनी को निर्देश देगी कि इनकी पेमेंट करो। आगे इंपोज रिस्ट्रिक्शन, अगर डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि रीपेमेंट की डेट तो नहीं आई है, अगर डिवेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि रीपेमेंट तो 10 साल बाद होना है, अभी तो 3 ही साल हुए हैं, इसका मतलब रिडेम्पशन की डेट तो 7 साल बाद आनी है, लेकिन उसे ऐसा नजर आ रहा है कि यार कंपनी अपनी संपत्ति बेचे जा रही है, अगर कंपनी ने सारा बेच दिया तो इनको कहां से देगी? सीन समझ में आ रहा है आपको? तो उस सूरत में सुनो ना, हे तो उस सूरत में ये कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती, ये एनसीएलटी भाई, इससे डिवेंचर ट्रस्टी ज्यादा इसका हैसियत होता नहीं है। तो ये जाके किसके पास जाएगा? पापा के पास, और पापा तो बैंड बजाए, तो पापा कौन है यहाँ पे? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी कंपनी की बैंड बजाएगी, इसके ऊपर जैसा प्रतिबंध चाहे एनसीएलटी लगा सकता है जो डिवेंचर होल्डर्स के लिए उचित हो। और उसमें सबसे ज्यादा सर्वोचित कहते हैं ना, सबसे ज्यादा उचित प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन कौन सा होता है कि भैया अब तुम और कर्ज मत लो, पहले इनका चुकाओ फिर सोचना। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने किया उल्लंघन तो आपको पड़ेगा दंडा। हाँ, वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, और ये कहां लिखा है? ये एक्ट में लिखा है, उस अनुसार चलेगा। तो पॉइंट नंबर 9 तो वैसे भी ये तय है कि यार अगर आपने 1 से लेकर 8 तक फॉलो नहीं किया तो 9 में डंडे हैं। अरे हाँ, यहाँ चलो, अब मैं आपको ये फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप इसको लिख लें और उसके बाद फिर मैं आपको दे दूंगा चिट्ठी। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पोर्शन खत्म हो गया है, ये पहला पोर्शन है। यस यस, पहले पहले आप इसको इसको 1 मिनट, 1 सेकंड बैठ जाओ जरा। चलो, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो पॉज करके लिख लो भाई, पेज नंबर 1, आई गेस पेज नंबर 1 लिख चुके। अभी ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 लिख लो आप। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया।
इसके बाद आप प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें पॉइंट नंबर 1 तक पॉज करके लिख सकते हो आप, लिख लो। पॉइंट नंबर 1 और 2 तक लिख लो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, 7 पॉज करके लिख लो राजा। राजा आपको दे रहा हूं मैं। Okay, and this is the last one, 7, 8, 7 and 8. 8 and 9. Okay. Yes, हाँ जी, पूरा पॉज करके लिखो। चलो चलो, शाबाश शाबाश। बैठ जा, इसको खत्म तो कर दूं मैं। अरे बैठो तो, बिल्कुल रात को मुझे फोन करके बोल दो। चलो तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, टाटा बाय बाय। अगले सेशन में इसको खत्म करेंगे।